नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी, आगे भी कोई मध्यस्थता नहीं होगी पाकिस्तान के साथ बातचीत में। प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर यह बात कही। इस पर सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर वार्ता हुई और प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर यह बात कही। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जनगणना में सोशल इंजीनियरिंग की सियासत, यानी कि जिस तरह से जाति जनगणना की बात इस बार आई है, तो जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इस बार की जनगणना में हावी रहने वाली है क्या? एक वो एंगल है। दूसरा एंगल महिलाओं को प्रतिनिधित्व वाला भी है। तो सोशल इंजीनियरिंग इस बार की जनगणना में हावी रहने वाली है। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से बिहार की तस्वीर, बिहार की तकदीर, सब कुछ अब बदल रही है। बिहार में पहले लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था पर काम हुआ, आधारभूत संरचनाओं पर काम हुआ, सड़क पर, बिजली पर। अब बिहार में बना हुआ रेल इंजन अफ्रीका को निर्यात होने वाला है। प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, तो इससे बहुत कुछ संकेत मिलता है कि अब वहां उद्योग धंधों के विकास की बारी है और विकास की राजनीति अब वहां हो रही है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बात। टेलीफोनिक वार्ता में पीएम ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न करता है, न करेगा। भारत और क्रोएशिया के संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। पीएम मोदी क्रोएशिया में अपने समकक्ष प्लेंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। G7 के वैश्विक मंच से पीएम मोदी का दुनिया को साफ संदेश। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए ना हो कोई जगह। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग वार्षिक पास होगा लागू। पास 1 साल या फिर 200 यात्राओं तक रहेगा मान्य। तेज, सरल और सुरक्षित यात्रा का मिलेगा अनुभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में बने पहले इंजन को अफ्रीकी देश गिनी के लिए करेंगे रवाना। बिहार के विकास के इतिहास में यह साबित होने वाला है मील का पत्थर। और ईरान इजरायल संघर्ष छठे दिन भी जारी। आईडीएफ ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा, तो ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। खमेनेई ने इस्राएल के साथ जंग का कर दिया ऐलान। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ साफ टेलीफोन पर बातचीत करके कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी। किन से बातचीत? सीधे डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करके, और कहा आगे भी नहीं होगा। कनाडा के कैरेनिस्कस में G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसी दौरे में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। यह बातचीत करीब 35 मिनट चली है। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बात ही नहीं हुई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ अपना समर्थन भी प्रकट किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी यह पहली बातचीत है जो आज हुई है।
इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी ने भी ना तो कभी भारत ने मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना स्वीकार करता है और ना ही कभी भविष्य में करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के आग्रह पर रोका गया था, इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी। पीएम मोदी ने अपनी बातचीत में यह भी साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध के रूप में देखता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत के पराक्रम और सैन्य शक्ति को नीचा दिखाकर सरेंडर का राग कुछ लोग अलापते हैं ना, वो क्या इससे सबक लेंगे जो आज बातचीत हुई है? आज का भारत दुनिया के हर मंच पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। आज का भारत हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है। वो किसी गुट और महाशक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई उस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान को आग्रह करना पड़ा सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे पर आप जैसा जानते हैं कि कुछ लोग राग अलाप रहे थे सरेंडर, तो प्रदीप भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो झूठ की फैक्ट्री है। राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल इंटरनेशनल फेक न्यूज़ फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके से अलग थलग बढ़ चुकी है कि उसका काम यही है कि सुबह उठो और झूठ फैलाओ। कल उन्होंने सेंसस पे झूठ फैलाया, उसके पहले उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर जो है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी डे पे ऑफिशियली बुला रही है, जिसको यूएस को फैक्ट चेक करना पड़ा। तो आज कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी हिस्टोरिकली और ग्लोबली जीरो है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 35 मिनट की बातचीत में बिल्कुल साफ कर दिया है, तस्वीर बिल्कुल साफ, कहीं कोई धुंध नहीं, कहीं कुछ से धुंधली नहीं, और भी बहुत कुछ विदेश सचिव ने बात बताई है, उस पर हम बात करेंगे। उसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत सर, प्रभुदयाल सर आपका। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते। प्रभुदयाल सर, अभी जो हमारे वर्तमान विदेश सचिव हैं उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी ही होगी। 35 मिनट की बातचीत, वैसे तो मुलाकात होनी थी, सीधी मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप वापस गए अपने देश। तो प्रधानमंत्री ने 35 मिनट ये फ़ोन पर बात की है। कुछ बड़ी बातें तो निकल करके आई ही हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। इस 35 मिनट में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि हो सके तो जरा लौटते वक्त अपने प्लेन को यहां उतार दीजिए अमेरिका में। प्रधानमंत्री ने कहा कभी और मिलेंगे, कभी और होगी मुलाकात, अभी मेरा बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। क्या कुछ इस 35 मिनट में हुआ होगा सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के साथ G20 की साइड लाइन्स पे होनी थी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया ट्रंप साहब को किसी वजह से जल्दी जाना पड़ा वापस, तो वो मुलाकात नहीं। लेकिन ट्रंप साहब ने रिक्वेस्ट की कि वो फोन पे बात करना चाहते हैं, तो ये जो कॉल 35 मिनट की हुई वो ट्रंप साहब की रिक्वेस्ट हुई जी। अब इसका सबसे बड़ा महत्व इस टेलीफोन कॉल का ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने ना तो कभी किसी दूसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की है, ना हम ऐसा करेंगे कभी, क्योंकि
ट्रम्प साहब ये बार बार कहते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया है, उन्होंने जी। मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा मैंने दोनों साइड्स को ट्रेड डील्स ऑफर की, इस वजह से ये सीज फायर हुआ। हमने बार बार कहा था कि बिल्कुल ये गलत बात है। हमने सीज फायर इसलिए क्या क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, ये सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब ये कहते रहे कि मैंने मध्यस्थता कराई है, तो इस वजह से पहली बात तो ये कि भारत में कुछ राजनीति चढ़ गई। अब कुछ लोग ये इस तरह के दावे करने लगे कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जो ट्रम्प कह रहे हैं वो सही है। तो ये बहुत जरूरी था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि वो ट्रम्प साहब को स्पष्ट कर दें कि ये हमने आपकी मध्यस्थता की वजह से नहीं कराई, आपकी कोई मध्यस्थता हुई नहीं है, हमने सिर्फ किया क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया। दूसरी बात, देखिए इंटरनेशनल स्फीयर में भी ट्रम्प साहब की ये जो बातें थी इनका कुछ असर हो रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा था कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये सीज फायर बंद कराई, उनकी मीडिएशन से हुई है। तो ये इस तरह का जो झूठ फैल रहा था, इससे दूसरे लोग भी भ्रमित हो रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा सही कदम उठाया कि उन्होंने ट्रम्प साहब से डायरेक्टली साफ साफ कह दिया कि ये जो हमने सीज फायर किया है वो क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे डायरेक्टली एक्सेप्ट किया, ना कि किसी की मध्यस्थता की वजह से। बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं आपके पास बाकी चर्चा के लिए। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी में। विनोद जी, पैगाम तो मुझे लगता है कि उनको भी गया जो कह रहे थे सरेंडर सरेंडर सरेंडर, हैं? जब उधर से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मिल तो नहीं पाए लेकिन फोन पर बात करनी है, तो 35 मिनट बात हुई। कहा कि जाते वक्त हो सके तो उतार लीजिए इधर, बोले कभी और मिल लेते हैं, अभी मेरा बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, कभी और मिलेंगे। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, जिसके बारे में विदेश सचिव ने बिल्कुल साफ साफ बताई, ये सरेंडर 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 की जो गुब्बारा था, इसकी तो हवा जो है यहां से लेके पाकिस्तान तक पूरी तरह निकल गई होगी। लाल जी, ये बात हम लोग पिछले दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सारे नेता, खुद राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए थे। तो मुझे लगता है कि जो पूरे कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो सिर्फ आजकल राष्ट्रपति ट्रंप का ही सुन रहा है। अभी अभी जयराम रमेश का एक इसी पे रिएक्शन आया है जी। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 बार इसका जिक्र किया है। अरे राष्ट्रपति ट्रंप 18 बार की 28 बार कर ले, करते रहे, अपने मुंह मियां मिठू वो कुछ भी कहते रहे। उस बात का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 टूक कहा जी कि आज का भारत वो अपनी हिफाजत, आज का भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आज का भारत समर्थ है जी। इस पूरे जो पराक्रम है, आप भारत के इस पराक्रम को जो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी लगातार एक तौहीन कर रही थी, उसका एक जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये क्लियर कट उन्हें बताया कि पहलगाम हमले के बाद आपसे हमारी बात हुई थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने उस समय में सीधे सीधे पीएम मोदी को आतंकवाद के खिलाफ में अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए वो प्रतिबद्धता भी जताई थी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद उनकी ये पहली बातचीत है। और पहली बातचीत में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ से साफ किया है वो आज के भारत के प्रभुत्व और उसकी सैन्य शक्ति की क्षमता को दिखाता है। यह देश का वो प्रधानमंत्री ही बोल सकता है जो जिस देश की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो, चाहे 140 करोड़ देश के जवानों के लोगों का उसमें सामर्थ्य दिखता हो। बिल्कुल। और वो प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं तब ये बात जयराम रमेश को सोचना चाहिए कि आज का भारत 7वें बेरे के आने से घबराता नहीं है। आज का भारत सरेंडर नहीं करता है किसी समझौते को लेके। आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी प्रतिबद्धता है उसको पीएम ने कहा कि हम इसको प्रॉक्सी वार अब नहीं मानेंगे, हम सीधे सीधे इसे युद्ध मानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बताना काफी है कि इसमें कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई सीज फायर नहीं है, ये होल्ड पे है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश, कोई साजिश होगी तो ऑपरेशन सिंदूर का फिर से हम लोग ऐसे ही इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति साफ कर दी है प्रभुदयाल सर। और जिस तरह से ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को, बल्कि ये जो G7 का आउटरीच सम्मेलन है उसमें भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने
जो डॉक्ट्रिन उन्होंने दोहराई थी कि भाई ये चीजें नहीं चलेंगी, कि ये तो प्रॉक्सी वॉर था, हम तो सीधा मानेंगे कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, आतंकवादी देश है वो। और दूसरी बात ये कि ये आतंकवाद को न्यूक्लियर वाली जो छतरी देते हो ना, न्यूक्लियर बम वाली, वो सब अब नहीं चलने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति वहां पर स्पष्ट कर दी है, ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि ये नया भारत आगे क्या करने वाला है। इसकी तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने वहां दिखा दी है, राष्ट्रपति ट्रंप को भी और पूरी दुनिया को। जी बिल्कुल, और ये बात तो स्पष्ट है कि भारत का महत्व कितना ज्यादा है दुनिया में इस वक्त, ये सबको मालूम है। इसीलिए G7 की बात करें तो बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। हालांकि हम G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन क्यों हमारे प्रधानमंत्री को बुलाते हैं? क्योंकि भारत की इतनी अहमियत है और मोदी जी की खुद ग्लोबल स्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कितने देशों ने उनको अपना सर्वोच्च जो उनका प्राइज होता है, हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया है। मेरे विचार में पाकिस्तान जो है वो क्या रोल प्ले करता रहा है ये बहुत से देशों को मालूम है, लेकिन जरूरी है कि जो नासमझ है उनको ये बात समझाई जाए। पाकिस्तान में टेररिज्म जो है ये एक स्टेट पॉलिसी है, वहां से टेररिज्म जो उत्पन्न होता है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये कहना कि वहां कोई टेररिस्ट आउटफिट्स ये कर रही है, ये कोवर्ट वॉरफेयर, कुछ नहीं, ये सीधे वहां की जो मिलिट्री है उसके इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। और इस बात को अमेरिका को खास तौर पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आज आसिम मुनीर जो कि टेररिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप लंच होस्ट कर रहे हैं, उनको अमेरिका बुलाया गया। तो क्या पाकिस्तान की असलियत अमेरिका को पता नहीं है? यही ट्रंप साहब हैं जिन्होंने 2018 जनवरी में ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए एड में, और जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब दिया, लाइज एंड डिसीट। तो क्या उनको पाकिस्तान की असलियत नहीं पता है? बिल्कुल पता है। अब किस वजह से वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को? शायद वो ईरान में जो हालत है, जो उनकी जो अमेरिका करने वाला, जो इजराइल के साथ वॉर चल रही है, उसकी वजह से। लेकिन किसी भी हालत में एक ऐसे रोग को, आसिम मुनीर जैसे बदमाश को ऐसी इंपॉर्टेंस देना तो कभी सही कदम नहीं। ठीक है, बहुत ही सख्त संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, और जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे ना विनोद जी के साथ, विनोद जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि जयराम रमेश और कांग्रेस, लगता है खाली वो गिनते रहते हैं। ट्रंप जी ने कितने बार दावा किया मध्यस्थता का, जरा जयराम रमेश जी को सुनिए क्या कहा है उन्होंने। Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, which is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. तो जयराम रमेश जी को आप सभी ने सुना। विनोद जी, जो बात आप कह रहे थे, आप देखें जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे भारत जो है ना, जैसे भारत जा रहा हो पूरब की तरफ, तो वो जा रहे हैं पश्चिम 180 डिग्री पूरा बना करके। इससे क्या कांग्रेस पार्टी को इससे क्या मिल रहा है? लाल जी, सबसे तो ये खेद की बात है और अफसोस की बात है कि जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही है, इस देश को चलाने का उनका दावा है, बिल्कुल वो एक साधारण डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं क्या कि बात कहाँ पे किस चीज़ को जवाब देना चाहिए, किस जगह पे और किस वक्त जवाब देना चाहिए। ये तो डिप्लोमेसी की चीज है। सर अभी बोल रहे थे तो उस बात को समझा जा सकता है कि डिप्लोमेसी में जवाब कैसे दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर उचित समय में, सही वक्त में, सही मंच पे इसका जवाब दिया है। क्या जयराम रमेश को इतनी समझ की बात तो मैं नहीं कह सकता। तो ये समझना चाहिए, जो आप 37 डे गिन रहे हैं, 17 बार गिन रहे हैं, 18 बार गिन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने आज किस मंच से ये जवाब दिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े जो मुल्क हैं 7 G7 के, उसके बीच के मीटिंग में पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को आगे रख के और सीधे सीधे दुनिया को मैसेज देते हुए पीएम ने सीधे सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को बताया है। अब ये डिप्लोमेसी में तो नहीं कहा जा सकता है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं।
पीएम ने यह बात सही कही है कि हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई थी इस मध्यस्थता को लेके। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था कि कहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला हो सकता है, तो इसका जवाब हमने दिया था कि हम उससे बड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो ये सीधे सीधी बात है कि आप डिप्लोमेसी को धता बताते हैं, आप भारत की सैन्य शक्ति को धता बताते हैं, आप भारत के इस प्रभुत्व के शक्ति को, इसके ओज के, इसके ताकत को आप कमजोर करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन को यह शोभा नहीं देता। बिल्कुल। और आप एक प्राइम मिनिस्टर को एक अलग तरीके चश्मे देखते हैं, वो 140 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री बन के वो G7 में है, तो आपको इन बातों पे किंतु परंतु नहीं अफसोस करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवहार, इसकी उम्मीद देश करता है, और खासतौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस से तो और भी ज्यादा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह इस बार की जनगणना में जो सोशल इंजीनियरिंग वाला पहलू है वो कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे कि इस बार की जनगणना में सोशल इंजीनियरिंग वाला जो पहलू है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इस पर जाहिर सी बात है कि राजनीति भी हो रही है। तो जनगणना में सोशल इंजीनियरिंग की सियासत, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दिया है। पहली बार 1 मार्च 2027 को जाति गणना में जातियों की गिनती के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक विकास का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। लेकिन देश की विपक्षी दलों और खासतौर पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को इस मामले में अपनी आबादी और हक की सियासत करनी है, ऐसा लग रहा है। तो जाहिर है कि पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, और अब तो मंशा पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राज्य कर्नाटक को चर्चा से गायब कर रही है, उसकी बात नहीं करती। जहां सीएम सिद्धारमैया ने जाति गणना को रोकने के लिए आला कमान की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के नेता और मौजूदा सीएम के पुत्र यतीन्द्र का कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने जाति गणना रिपोर्ट रोककर ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफी की है। राहुल गांधी ने दबाव में आकर जाति जनगणना दोबारा कराने का फैसला ले लिया है कर्नाटक में। यतीन्द्र सिद्धारमैया का मानना है कि मौजूदा कास्ट सर्वे लागू होने पर ओबीसी समाज मजबूत होता, लेकिन कांग्रेस के अंदर का विरोध ऐसा नहीं होने दे रहा है। सत्ता में बने रहने और सियासत में स्थायी भाव बनाने के लिए परिवारवादी दलों ने सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बड़ा टूल बनाया हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की ओबीसी लिस्ट को कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने नई आरक्षण सूची तैयार कर दोबारा कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे दोबारा सूची जारी करने पर भी रोक लगा दी। तो बंगाल में बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ममता बनर्जी ने 86 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी में लाकर उसे आरक्षण देने की साजिश की थी।
उधर मुस्लिम संगठन के बड़े जमात के नेता महमूद मदनी ने जनगणना में सभी मुस्लिम समुदाय को अपनी जाति उल्लेखित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, इस्लाम में जातीय भेदभाव नहीं है, लेकिन ये समय की मांग है कि दीर्घकालिक प्रभाव के कारण उन्हें अपनी जातीय पहचान शामिल करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों को सामाजिक कल्याण की योजना के उद्देश्य से जाति गणना की जरूरत महसूस हुई है, लेकिन जिन्हें जाति की सियासत करनी है वो इसमें भी मतलब अपना ढूंढ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस बार की जनगणना में जो जाति गणना है वो एक बड़ा पहलू है और उसी से जुड़ा हुआ है सोशल इंजीनियरिंग का मामला। सोशल इंजीनियरिंग जो है वो सियासत का एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन कर्नाटक जो है गले की हड्डी बन गया है कांग्रेस के लिए। तो वहां पर जो सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया हैं, उन्होंने क्या कुछ आला कमान पर सवाल उठाया, आइए देखते हैं। ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅವರೇ ತೆಗೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಜಾತಿ ಗಣತಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗಲ್ಲ. आप यतींद्र सिद्धारमैया को सुन रहे थे, ये वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सुपुत्र हैं। उन्होंने खास तौर पर यह बात कही कि ये जो कर्नाटक का जाति सर्वे था, जाति गणना थी, उसको कांग्रेस आला कमान ने रोका क्यों? उससे ओबीसी समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होना था, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान इस पर रोक लगा रहा है, कह रहा है फिर से करवाएंगे। तो वो इससे नाइत्तेफाकी जाहिर कर रहे थे। और जाति जनगणना पर दीपेंद्र हुडा जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि 2011 के सेंसस से अलग नहीं है ये वाला अभिपत्र, इस बार वाला। तेलंगाना की हमारी सरकार ने, रेवंत रेड्डी सरकार ने विस्तृत जानकारी जुटाई, सोशो इकोनॉमिक हर इंडिकेटर को, और एक डिटेल्ड प्रोसेस के माध्यम से एक विस्तृत नोटिफिकेशन बड़े बारीकी से निकाला गया था, ताकि सारी जानकारी आए। उन जानकारी के आधार पर सरकार सही नीतियों में बदलाव लाए। उस तरह का कोई नोटिफिकेशन भारत सरकार ने नहीं निकाला। हमारी जो मांग थी उस मांग को सरकार ने नहीं माना है। अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जो 2011 के नोटिफिकेशन से ज़्यादा भिन्न नहीं है। तो अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। और वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि समाज का एक तबका सिस्टम को रोकने का काम कर रहा है। आज का जो ऑर्डर है, आज का कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन या फैसला है, उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल जो भी पब्लिक का इशू सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, तो वो वन सेक्शन they are trying to disturb the system। वो लोग डिस्टर्ब करने के लिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के लिए और ये बढ़ाने के लिए कोर्ट में चला जाता है और ये ट्रबल रह जाता है। दरअसल टीएमसी के नेता कुणाल घोष ये बात तब कह रहे हैं जब हाईकोर्ट से 2 बार झटके लग चुके हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ओबीसी लिस्ट में वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है ममता बनर्जी की सरकार पर कि मुस्लिम जातियों को ज्यादा संख्या में शामिल कर दिया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 बार इसको रिजेक्ट किया है और इसी पर कुणाल घोष कह रहे थे कि कुछ लोग इसको रोकने का काम करते हैं। यानी कि झटका लगा है हाईकोर्ट से, लेकिन इसमें भी टीएमसी जो है वो राजनीति खेल रही है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तुष्टीकरण के कारण कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। कोर्ट का जो जजमेंट आया है 76 मुस्लिम, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के द्वारा रिजर्वेशन देने का कोशिश किया, हाईकोर्ट इंटरिम स्टे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में भी ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। अगले साल वहां पर, अब तो साल भर से भी कम हो गए, वहां पर चुनाव भी होना है विधानसभा का। खैर, आज इसी पर हम खास चर्चा करते हैं कि जनगणना में ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला पहलू है ये कितना सियासी है, इस पर कितनी सियासत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। साथ में हमारे साथ दुष्यंत नागर जी,
जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर सर आपका भी, और शुभेंदु शेखर जी आपका भी, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मैं उनसे जरा चर्चा को विस्तार भी दे देता हूं। विनोद जी, इस बार तो ऐसा लगता है कि जनगणना में ये जो जाति गणना, सोशल इंजीनियरिंग, इसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये सारी चीज़ें मिल करके ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म सा तैयार हो रहा है, जिस पर ज़बरदस्त चौके छक्के लगाएंगे हमारे जो राजनीतिक दल के नेता हैं और पार्टियां हैं। लाल जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि 1 मार्च 2027 की ये जनगणना है और इसकी जो पहला फेज है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होनी है जी। जहां बर्फीले इलाके हैं उन सब इलाकों में पहले फेज में इसका होना है। दूसरे फेज का जो है 27 के बाद 1 मार्च 2027 की एक रिपोर्ट होगी। लेकिन ये एक सरकार की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को लेके कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हो रही है। लगातार इसमें कहा जा रहा है कि अब इसमें जाति नहीं जोड़ा गया है, ये जनगणना में ये मॉड्यूल नहीं रखा गया है जी। तो अब सवाल ये है कि कल तो आपको पीआईबी ने फैक्ट चेक करके भी दिखा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें सारी चीजें हैं। तो अब ये जो अपनी अपनी सियासत है इस जनगणना में, इसको लेके आप इस बात को लेके आज की आपकी रिपोर्ट में देखिए कि जिस जाति गणना की बात करके जिसकी आबादी उतनी हक की बात राहुल गांधी करते करते कर्नाटक से लेके तेलंगाना को मॉडल बता रहे थे, तो भाई साहब आज कर्नाटक में सिद्धारमैया क्यों कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था और कैबिनेट का डिसीजन हमारा अभी भी इंटैक्ट है, आलाकमान का फैसला है इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। उनका बेटा क्यों ये सवाल उठा रहा है कि एक ओबीसी के एक बड़े वर्ग जो है उसको ये इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के उससे उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था जिसे आलाकमान ने रोक दिया। क्यों आप पे ये आरोप लग रहे हैं? इसलिए आरोप लग रहे हैं कि आपकी मंशा सही नहीं थी। आप सिर्फ राजनीति करना चाह रहे थे इस कास्ट सर्वे के नाम पे, तेलंगाना का मॉडल दिखा के या अलग अलग स्टेट में। ये भारत सरकार का काम है, भारत सरकार का ये काम है जनगणना कराने की। उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है जाति जनगणना कराए। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का एक बड़ा प्रारूप सामने में लोगों का होगा जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति भी समझी जाएगी, या जो अति पिछड़े और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं जिनका अभी तक वो फायदा नहीं पहुंचा है, वो भी उस लेयर में आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस सियासत करके इसमें अपने अपने हिस्से की सियासत कर रहे हैं और आप ही के सियासत में जब आप शुभेंदु अधिकारी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे तो संविधान सम्मत में अगर जाति के इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की कोशिश देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से इसको नकारे जाने के बाद, हाई कोर्ट के नकारे जाने के बाद फिर से एक सूची बना के लाती है और उसमें 67-62 जो है उसमें हिंदू समाज के ओबीसी है और उसमें 76-80 के आसपास में मुस्लिम समाज के। तो ये ऐसी सूची को कौन मानेगा? और ऐसी सूची से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जब ममता बनर्जी खुलेआम मंच से कहती है कि हम कोर्ट को मानवो ना, मानवो ना, मानवो ना? तो आप बताइए कि इस जाति गणना के नाम पे जो ये सियासत हो रही है वो इसके ऑब्जेक्टिव को फेल कर रही है। कोर्ट के ना मानबो ना, तो मैं वो कहता हूँ बंगाली थोड़ी तो मुझे भी आती है कि ई ना चोलवे, ई ना चोलवे। बाकी शुभेंदु शेखर दा जो हैं वो इस पर ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं दुष्यंत नागर जी का रुख करते हूँ। दुष्यंत नागर सर, कांग्रेस के पोजीशन को अगर हम समझना चाहें जाति गणना पर, जाति की राजनीति पर, थोड़ा सा मतलब समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नेहरू जी का रुख, इंदिरा जी का रुख, राजीव गांधी जी का रुख हम सब जानते हैं क्या था। उसके बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी उस समय कांग्रेस का क्या रुख था वो भी हम जानते हैं। केंद्र के स्तर पर 2011 में जनगणना करवाई जाती की वो भी जानते हैं। उसके बाद वो आज तक उसकी सार्वजनिक नहीं हुई। जो कर्नाटक की बात है वो हमने सुनाई ही, सिद्धारमैया के सुपुत्र क्या कह रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें कांग्रेस आखिर है कहां, किस कांग्रेस को हम लेकर चलें, जाति गणना पर कांग्रेस के किस रुख को लेकर के चलें। आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस को नजदीक से समझते हैं, आप हमें समझाइए। देखिए, ऐसा है, आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रुख को फॉलो करना चाहिए, उसे ऑथेंटिक और सही मानना चाहिए। बिल्कुल आपने ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण का
कांग्रेस पार्टी ने किसी समय पे विरोध किया था जी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि राजीव गांधी जी ने ही पहली बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया और पंचायती राज प्रणाली में उसको लागू किया, जिससे ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के जो चुने गए प्रतिनिधि, उनमें ओबीसी की संख्या बढ़ी और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका समाज को काफी लाभ मिला। लेकिन जो विषय जिसके ऊपर जो आपके डिबेट के केंद्र में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर वहां के मुख्यमंत्री जी के पुत्र या मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेंज करने के लिए, देखिए निश्चित रूप से तेलंगाना का जो फॉर्मेट है कास्ट सेंसस का, उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है और ओबीसी वर्ग के जितने विद्वान हैं और जितने एक्टिविस्ट हैं उन सब लोगों ने उसकी सराहना करी है। हो सकता है कि एक अच्छा मॉडल है, वो उस पे कास्ट सेंसस कराना चाह रहे हो या कास्ट सर्वे कराना चाह रहे हो जी। लेकिन अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि जो कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे उन्होंने किया है उससे ओबीसी के हितों को फायदा हो रहा है, वर्ग एक लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें वो कह रहे हैं कर्नाटक से, वो कह रहे हैं कि इस पर तो कांग्रेस आला कमान रोक लगा दे रही है। मैं उसका समर्थन करूंगा और ये बात बिल्कुल ऐसी सच्चाई इसमें नहीं हो सकती कि कांग्रेस आला कमान माननीय खड़गे जी जो खुद इतने बड़े सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में इस पूरे आंदोलन में सर मैं एक मिनट कनेक्ट कर देता हूँ। वो आला कमान खड़गे जी नहीं है, आला कमान सिर्फ राहुल गांधी है, मीटिंग में वही थे। देखिए मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में। बिल्कुल ठीक है, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी आला कमान है, इसमें कोई मतलब अस्वीकार करने की बात नहीं है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है। तो हो सकता है, देखिए एक मॉडल दूसरा आ गया, तेलंगाना का मॉडल आ गया और दिल्ली में और जो ये संविधान सम्मेलन हो रहे हैं, तो कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें आप देखिए तो जितने वक्ता वहां पे समाज के थे, वैसे मैं आपको बता दूं सर, वैसे बता दूं तेलंगाना के मॉडल पर भी चाहे केसीआर जी की पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने बहुत सारी कमियां गिनाई हैं, लेकिन मैं आता हूं उस पर। पहले जरा शुभेंदु शेखर दा के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 2 बार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया लिस्ट को कि ना ये ना चोलबे, अब उधर दीदी कह रही है कि नहीं मानबे ना कोर्ट को, तो फिर जो है पश्चिम बंगाल में तो ये लगता है अगले साल वहां पर चुनाव भी होना है। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है ओबीसी लिस्ट, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो ओबीसी कमीशन है उनके चेयरमैन ने भी इस बात को लेकर सबसे पहले इस चिट्ठी लिखी थी वहां के प्रमुख सचिव को। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से और समझदारी से बताना चाहता हूं, और दुष्यंत नागर जी को खराब भी नहीं लगना चाहिए। वो तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रवक्ता तो है नहीं कांग्रेस के कि उनको खराब लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस ने सभी तरीके अपना लिए, उनको ये समझ में नहीं आया कि अब जीता कैसे जाए, तो उनको एक तरीका समझा दिया किसी ने कि भैया यदि हम हिंदुओं के अंदर कुछ बंटवारा कर दें, जैसे ओबीसी को अलग कर लिया जाए या कोई और ऐसा तबका जोड़ के मिला लिया जाए, तो शायद कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाए। इस चक्कर में वो लगातार ये कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। और बिहार वाले मुद्दे पे तो उन्होंने इनके राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, और ये भूल जाते हैं कि 2011 में जब जाति जनगणना की पूरी रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो यही अजय माकन और यही शिंदे साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया कि यदि हम ये रिपोर्ट को साझा कर देंगे तो पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अब भैया गृह युद्ध हो जाएगा 2011 में जाति जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिक में करने से, तो अब ये लोग क्यों मांग कर रहे हैं? इनका केवल और केवल मांग यही है कि भारत के हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर चाहे देश जाए
विकास जाए कहीं पर जनगणना करा ले, और कहीं जहां उनको फायदा होता है बिहार या कहीं पे, वहां पे वो करना चाहते हैं। और अभी आप ठीक है शुभेंदु शेखर दा, क्या यही कोशिश ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में कर रही है? मैं आ रहा हूँ दुष्यंत सर, आ रहा हूँ आपके पास। दुष्यंत जी आ रहा हूँ। आरोप लगाया है, बिल्कुल किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले देश में एक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। बिना बनाए फिर 2011 में करवा लिया, बिना बनाए कर्नाटक में सिद्धारमैया की पहली सरकार ने करवा लिया था। क्या बात कर रहे हैं सर? यही हुआ ना फिर सर, आप ही की तरफ से, आप ही की बात से तो आ रहा हूं। देश की दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की यात्रा की, विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति, पंथों के नेताओं से मिले, मिलने के बाद उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि देश में एक समाज, कुछ जातियों के लोग हैं जो विकास की इस राह में निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं और उनको वोट नहीं दे पा रहे हैं। आपको आंकड़ों की जरूरत है, उन आंकड़ों के आधार पे संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने की जरूरत है। उसके लिए आज एक अनुकूल माहौल बना है, 2011 के बाद बात हो रही है। और आपको मैं एक चीज कह रहा हूं, पता चला जब आपकी सरकार चली गई। मैं आपके बीच में बोला नहीं था और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर कास्ट सेंसस आपके हिंदुत्व के एजेंडे को तोड़ने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करा रही है भाई? आप क्यों करा रहे हो गलत काम? प्रधानमंत्री जी ने क्यों घोषणा करी? आप मत कराइए ना, मना कर दीजिए कि कोई कास्ट सेंसस नहीं होगा। और आप तो वैसे भी ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं देते। दुष्यंत जी 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, उसके हम तो नहीं कहेंगे, नौकरियां नहीं मिली है। भैया बताइए, जवाब दीजिए शुभेंदु दा। दुष्यंत जी हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करवा लो या ना करवाओ। आपकी सरकार अगले 2047 तक पक्का नहीं आ रही है, उसके बाद में देखेंगे। विषय यही है कि आप मनोज के कहीं सरकार आनी हो, तय नहीं कर सकता। भारत की मान जनता तय करेगी सत्ता में कौन आएगा। बिल्कुल करेगी, पर आपने जो ये अलग अलग समय पर, अच्छा आप ये बताइए, तो भागती है, सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा देती है। बिल्कुल देंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा विनोद जी को ला लीजिए। मेरा एक प्रश्न है, मुझे थोड़ा इस चर्चा में अब विनोद जी को लेकर मैं आता हूं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं आ रहा हूं। विनोद जी, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, चाहे आप ममता बनर्जी को देख लें, अखिलेश यादव जी की पार्टी को देख लें, या फिर और भी पार्टियों को देख लें। ये मोटे तौर पर हमेशा इन्होंने जाति की, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के अंदर, ठीक है। जबकि हम सब जानते हैं कि जातियां अगर हैं ही तो वो सब जगह पर हैं। अभी हम लोग मदनी जी को कोट भी कर रहे थे, उन्होंने कहा है, आह्वान किया है, मुस्लिम लोगों से भी आह्वान किया कि आप अपनी जाति लिखवाइए, इसका आगे चल करके जो फायदा होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन इस पहलू को हमेशा से तथाकथित सेक्युलर पार्टी, जो सेक्युलर होने का दम भरती हैं, उन्होंने हमेशा से इसको बिल्कुल दबा के रखा। लाल जी, हमारे दोनों अच्छे हैं वक्ता और बढ़िया बहस कर रहे थे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है उसको पीछे छोड़ रहे हैं। पीछे इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम ये सीधे जो सियासी पार्टियों की मंशा जो है उसको हमने इस रिपोर्ट में जाहिर किया है जी। मंशा का सवाल है, जरा ये नागर साहब आप सुनिएगा। जो आपके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात आप कह रहे थे कि उस भारत जोड़ो यात्रा का ये था कि कर्नाटक में 4% अभी तक ओबीसी में मुस्लिम की आबादी थी, जिसको ग्रुप ए में रखा गया था। बिल्कुल। और ये जो मौजूदा इकोनॉमिक सर्वे का आपने नाम दिया है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जातीय सर्वे की बात कर रही है, उसमें वो 8% हो गए, 4% अचानक बढ़ गए। उसमें अगर ओबीसी और वहाँ एससी को आरक्षण मिलता था हर काम में, हर बात के लिए, तो सिद्धारमैया सरकार आते ही मुस्लिम के लिए भी 4% अलग से रिजर्व हो गया। 1 करोड़ से 2 करोड़ के ठेका हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वो एक मजहब के आधार पर मुसलमानों को दिया जाने लगा। जब धर्म के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर के संविधान में नहीं है, तब आप जिस तरह से ममता बनर्जी, सुन लीजिए, आप ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं और यह बचाने के लिए, यह बात छुपाने के लिए आप बार बार ओबीसी कर रहे हैं। नहीं, आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको ही सवाल दे रहा हूं। आप इसमें राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण का ये पूरा खेल है, इसको समझिए कि आप ओबीसी के नाम पे जो जाति की बात कर रहे हैं, जो मदनी साहब कह रहे थे, अगर इस्लाम में सब कोई बराबर है,
संभाव का सब कुछ है, तो इसमें जाति कहां से आ गई? सही तब कहां से ये पसबंदा समाज आ गए जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सारा हक ऊपर वाले लोगों ने, चार जो तबके हैं उन्होंने छीन लिया है। आप जब बात करते हैं तो आप वो एक हिस्सा छीन रहे हैं ओबीसी का, जो ममता बनर्जी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 62 ओबीसी मिलती हैं और 86 मुस्लिम कम्युनिटी से सारे के सारे उसमें ओबीसी बन जाते हैं। कर्नाटक का आप ये देखिए, तेलंगाना का आप देखिए, आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। और इस भ्रम की सियासत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है जो गरीब है, जो सोसाइटी में वंचित है, उसको हक मिले इस जाति गणना से। आप लोग इसमें अपने अपने हिस्से की दुष्यंत नागर जी जो बात विनोद जी ने उठाई मैं जोड़ देता हूं। अब लगता तो ये एक मिनट लगता तो ये चाहे कर्नाटक हो, चाहे सुनिए ना, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बात उठाई थी कि ये लोग ओबीसी का आरक्षण जो है लेकर के कहीं और तुष्टीकरण के नाम पर दे देंगे, होता तो वही दिख रहा है। बताइए। ये मिश्रा जी ने तो देश के प्रधानमंत्री की बयान के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। कौन से? उन्होंने तो संवैधानिक स्थिति उत्पन्न कर दी। बयान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्या कुछ भी शुरू हो जाओ, मैं बोलूं तो कुछ भी। कौन से बयान पर बताइए ना, आप बयान बताइए कौन से बयान पर। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको तब से दूंगा, कुछ भी बताइए ना, बताइए। जी ने, अरे बोलने नहीं देते हो मिश्रा जी। बोलिए सर बोलिए। आपका ही मंच है, बोलिए सर बोलिए। होने लगा है, देखिए बोलो, लेकिन करेक्ट बोलो। जिस दिन मैं गलत बोल दूं ना, मेरे को बोल देना। मैं अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल दीजिए कौन से बयान की बात आप कर रहे थे, बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के आम चुनाव से पूर्व में खुद पसमानदा मुसलमानों के अधिकार की सही कहा था। सही तो कहा था। पैकेज देने की बात सही तो कहा था। बताइए, आप नहीं कहिए या कहिए। सही कहा था। कहना चाहता हूं, ओबीसी एक वर्ग है जिसमें धर्म नहीं है, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पे है। और ये सारा आ गए अपने मनसा पे सीधे चर्चा होके तब बना है। अंबेडकर जी ने संविधान में ये बात नहीं मानी थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ये बात नहीं थी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया शुभेंदुदा। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, घूमते घूमते उनको यही समझ में आया कि कैसे हिंदुओं को अलग किया जाए। और मुसलमानों की भी तो जनगणना होगी, उसमें भी तो जातियां हैं, उससे आपको नुकसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जब पिंडारा बॉक्स खुले, ठीक है, तो बहुत नुकसान हो जाए। इस चक्कर में आप पहले ये तय कर लीजिए। ठीक है। ये जो आपने पिंडारा बॉक्स की बात की है ना, हमें तो लगता है कि ये जनगणना सोशल इंजीनियरिंग के मामले में वही बॉक्स साबित होने वाली है। बहरहाल समय की कमी है। शुक्रिया शुभेंदुदा, शुक्रिया दुष्यंत जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज के बिहार में किस तरह की बात होती है। बस इतना बता के अभी ब्रेक ले रहा हूं कि बिहार में बना हुआ रेल इंजन अफ्रीका को निर्यात हो रहा है। आएंगे इस पर, करेंगे बात। वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब हम बात करेंगे बदलते बिहार बढ़ते कदम की। कभी नकारात्मक खबरों को लेकर चर्चा में रहे बिहार में अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। आज के बिहार में हो रही है विकास की बात और लगातार कदम बढ़ रहे हैं। बिहार में
लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, उसके बाद सड़क और बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं को पहले दुरुस्त किया गया। अब बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्पादन के साथ ही विदेशों में भी निर्यात हो रहा है। एक नमूना देखिए, बिहार में बनी रेल इंजन से पश्चिमी अफ्रीकी देश में अब ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल भारत पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी को डीजल इंजन निर्यात करने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सारण जिले के बढ़ौरा में बने पहले इंजन को रवाना करने वाले हैं। बिहार के विकास के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। राजनीति के मामले में बिहार ने पिछले करीब 2 दशकों में बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। इसी साल के अंत में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है, तो जाहिर सी बात है विकास का मुद्दा सबसे ऊपर। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर रेलवे के सीईओ ने क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, आइए देखते हैं। हम लोग करीब 143 लोगो है इसमें लोकोमोटिव्स और करीब 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वेबटेक कंपनी को, जिसमें रेलवे की साझेदारी भी 26% है। मार्च 28 तक सभी 143 इंजनों को सप्लाई कर देना है एज पर द एग्रीमेंट के अनुसार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एक इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। लेकिन विपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री तो फिर से ठगने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी के आने से नए भारत नए बिहार की ताकत दिखेगी। ये बहुत बड़ी बात है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, नया भारत की ये ताकत है। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाने वाले हैं और बिहार में बने रेल इंजन को अफ्रीका भेजने वाले हैं, ये बदले हुए बिहार की ताकत, बदले हुए बिहार में विकास की ताकत का अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम है। हाँ बिल्कुल, एक वक्त था जब इस बिहार की पहचान बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लोग बिहार आने से डरते थे और आप सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव आज पूरी दुनिया देख रही है बिहार में कि यहाँ बना हुआ जो रेल इंजन है वो विदेश जा रहा है, विदेश से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ऐसा संभव सिर्फ डबल इंजन की सरकार के कारण ही हो सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि 270 एकड़ में फैले हुए इस इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 150 के आसपास रेल इंजन तैयार किए जाएंगे, जो कि गिनी अगले 3 साल में भेजे जाएंगे और उससे बड़ा मुनाफा जो है एक रेलवे को भी मिलेगा। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जब इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनती है, जब दुनिया में मैसेज जाता है कि बिहार भी एक राज्य है इंडिया में जहां पर हम अपने कारखाने एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो सीधे रूप से राज्य में रहने वाले लोगों को मिलता है और जो विकास की गति है वो निश्चित रूप से तेज होती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस रेल कारखाने के बारे में कि अभी वर्तमान में हजारों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बढ़ौरा यानी सारण जिला जो है वहां रहते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो बिल्कुल इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी डेवलप इस कारखाने की वजह से हो रहा है। वहां जब प्रोडक्शन आई होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो आसपास का जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो भी बूस्टअप होगा। ठीक है मधुरेश, पिछले 2 दशकों की एक मोटे तौर पर बात करते हैं। 2 दशक पहले की स्थिति जो थी और उसके बाद पहले जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, सड़क बिजली जैसी जो आधारभूत चीजें थी उसको ठीक की गई, अब बारी थी उद्योग की। ये तस्वीरें जो अभी हम आपसे बात करते हुए चला रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो राजनीति है, वहां का जो डिस्कोर्स है वो बिल्कुल बदल चुका है और इसका असर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर और यहां तक कि इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मुद्दों की जब बात होगी तो इन सब मुद्दों की बात ज्यादा होगी। हाँ निश्चित रूप से विकास का मुद्दा तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा हो चुका है। एक वक्त था जब बिहार की राजनीति का मतलब सिर्फ जातिवाद था, जातिवाद तो अब काफी पीछे छूट गया है। अब बात ऐसी हो गई है कि विकास के मुद्दे पे बात करना पड़ेगा।
जिस लालू यादव ने पूरे राज्य में जातिवाद को बहुत डीप इन रूट किया था, आज उनकी पार्टी को भी विकास के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। आज उनकी पार्टी को भी रोजगार के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। जब हम बात करें आज से 2 दशक पहले की, आप गांव छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली सही से नहीं आती थी। आज आप शायद रिमोटेस्ट गांव में भी चले जाएंगे बिहार के, तो कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे तक बिजली आ रही है। इसके अलावा सड़क की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो जब किसी राज्य में और कोई राज्य बहुत बुरी स्थिति में रहेगा तो सबसे पहले उसके इंफ्रा को डेवलप करेंगे। जब इंफ्रा डेवलप होगा तो आगे का एजुकेशन, व्यापार डेवलप होगा, और जब एजुकेशन और व्यापार डेवलप होगा तो निश्चित रूप से राज्य जो है ओवरऑल डेवलप करेगा। और ये बात यहाँ के युवाओं को अच्छे से समझ में आ रही है, और निश्चित रूप से इसीलिए इस बार के चुनाव में जो विकास का मुद्दा है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकास का मुद्दा, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है ये भी बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश जुड़ने के लिए, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।